ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग सब? कल हम लोग स्टार्ट किए हुए थे चैप्टर नंबर 10। ओके, कल मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 है यह, लेकिन जो चैप्टर नंबर जो 3 है ये फिजिक्स की तरह से क्या है, चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन ये आपको एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर कितना है, 10 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है, ये क्लास 9 का, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 है। या आप कभी भी ये वीडियो को, लेक्चर को आप फाइंड कर सकते हो यूट्यूब पे, ग्रेविटेशनल क्लास 9 चैप्टर नंबर 10। ओके, और एक बार मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा मेरा स्टार्ट है या नहीं है। स्टार्ट है। ओके, सो हम लोग ध्यान रखेंगे चैप्टर नंबर ये 10 हमारे पास कौन से स्टार्ट किए हुए हैं, ग्रेविटेशन स्टार्ट किया है। स्टडी आई टॉक अबाउट द व्हाट डू मीन बाय ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन किसे कहा जाता है, ग्रेविटेशन क्या होती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का हिंदी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, हिंदी में अगर आप पढ़ोगे क्लास 9 को, जिसके हिंदी क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है। मैंने कल बताया था व्हाट इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होती है, ग्रेविटेशन की वैल्यूज क्या होती है, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, किसके किसके बीच में फोर्स अप्लाइड होती है, मैंने आपको कल बता रखा था। ठीक है, आपको मैं कल बताया था आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मींस वी कैन से एज इन आवर यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज ए अट्रैक्शन पावर। हमारी यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, एक अट्रैक्शन पावर होती है। अट्रैक्शन पावर के मतलब क्या होती है, अपनी ओर उसे खींचता है, अपनी ओर फोर्स अप्लाइड करती है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताया था। उसमें आपको दो एग्जाम्पल लेके चला था, दो पॉइंट मैंने क्लियर किया था आपको कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, मैंने क्या बताया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये आपके पास कौन सी सेकंड इक्वेशन है। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास हमारे पास m1 है, ये क्या है, m2 है। दोनों की मास की डिस्टेंस क्या आपके पास है, d डिस्टेंस है। d डिस्टेंस बोले तो कुछ भी हो सकती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। ओके, व्हेन वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन एनी वन ऑब्जेक्ट, अगर किसी पर अगर आप फर्स्ट एक बार इस पर फोर्स अप्लाइड करते हो तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आगे की ओर डिस्प्लेस करेगा। आगे की ओर जब मूव करेगी तो इसकी कुछ डिस्टेंस में क्या आएगी, डिक्रीजमेंट होगी। ठीक है, अगर इस पर भी फोर्स अप्लाइड करते हैं तो क्या होगी, या डिक्रीजमेंट करेगी इसकी डिस्टेंस। तो बोली गई है, फर्स्ट क्या बोला गया है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस का, मतलब दो मासेस पे, दो ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगा रहा हूं। डायरेक्टली का मतलब ये होता है बच्चों, 9 क्लास में समझना, ये वाली बात बहुत ही आगे आएगी, क्लास 10th में आएगा, आपको 11th 12th में हमेशा याद रहेगा। डायरेक्टली कहां यूज करते हैं, डायरेक्टली का मतलब होता है कि जितना मैं किसी चीज पे फोर्स अप्लाइड करता हूं उतना ही वह ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ता है। मतलब ये बात यहां पे ध्यान रखो, अगर मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं तो मासेस पे भी फोर्स क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी। क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी। लेकिन इनवर्सली का मतलब होता है अगर मैं फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं, फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं, तो ये डिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इनवर्सली का मतलब होता है, लेकिन डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, बस समझ में आ रही है। मैंने कल आपको दो रिलेशन दिया था। एक रिलेशन क्या दिया था, ये सेकंड वाली जो पॉइंट है, ये सेकंड वाली पॉइंट को और भी क्या बोला जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है। ये पूछेगा कभी कभी व्हाट इज ए इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो क्या बोलोगे, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, करेक्ट। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गॉट इट, इफ F इज इक्वल टू कैपिटल Z m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला कल हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, कल मैंने आपको यहां तक बता रखा था। मैंने भी ये भी बताया था आपको, F जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी है। लेकिन ये जो G है ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये यूनिट कहां से आया, मैंने कल बता रखा हूं, फर्स्ट वाली लेक्चर पार्ट 1 में मैंने आपको बता रखा हूं, वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कल बताया था, कल की मैंने डिस्कशन आपको फिर से कर दिया। आज हम लोग ये बताने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में और न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ में क्या अंतर है। हमारी क्या पॉइंट है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल लॉ में क्या डिफरेंस है, ये बात समझिएगा। देखिए न्यूटन्स लॉ मैंने बताया था आपको, न्यूटन्स का कितने नियम दिया था, 3 नियम दिया था। किसमें, मोशन में। मोशन में कितने नियम न्यूटन्स का है, 3 नियम है। पहला क्या नियम है याद करो। देखो बहुत लोग ऐसे बेसिक बच्चों की तरह में क्वेश्चन पूछते हैं लोग, बताओ न्यूटन्स का कितना नियम है, न्यूटन्स का कितना नियम है, ये बोलते हैं। तो आपको क्या बोलना है, देखो एक तर्ज पे समझना है, बेसिक चीज पे आपको समझना है न्यूटन्स का कितना नियम है। न्यूटन्स का 3 नियम है। कौन कौन नियम है, यहां पे मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, शायद सेकेंड वाली चैप्टर आप नहीं देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, देख लीजिए, हाँ ना, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए। सपोज एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, न्यूटन्स का 3 नियम लगता है, 3 लॉ है। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है इफ ए ऑब्जेक्ट इज इट इन ए स्टैटिक पोजिशन या इन मोशन, इट ऑलवेज वांट टू बी कंटिन्यू एज ए सेम पोजिशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया की कोई भी वस्तु अगर जिस कंडीशन में रखा हुआ है, अगर वह रेस्ट में है, सोया हुआ है, तो छोड़ दो उसको, हमेशा सोने दो। न्यूटन्स की पहला लॉ है। अगर घर में कोई, अगर आप सोए हुए हो, कोई अगर उठा रहा है, ठीक है, या कोई बोलेगा उसको जगा दो, तो उसको जगाओ मत, बोलना कि न्यूटन्स की पहला नियम इस पर लगा हुआ है, ठीक है, ये बात हो सकती है। अगर उसको तुम जगा दिए तो क्या हो गया, अब सोया हुआ था, अब वो जग गया, मोशन में आ गया। सपोज साइकिल रखा हुआ है, साइकिल एकदम आराम से रखा हुआ है, उसको तुम छोड़ दो, जैसे जो वस्तु को जैसे ही छोड़ दो, क्या है वो न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ है। अगर फैन घर में चल रही है, अगर कोई बोलेगा बंद कर दो फैन को, बोलना छोड़ दो इसको, न्यूटन्स की पहला नियम लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे नहीं पिटा जाओगे तो, मतलब कि ये समझाना मत ऐसा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वह रेस्ट में हो या मोशन में हो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। साइकिल चल रही है, चलने दो, साइकिल रखी हुई है, रहने दो। तो ये क्या होती है, न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ होती है, फर्स्ट लॉ होती है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे बाहर से फोर्स अप्लाइड कर देंगे, अगर रेस्ट में है तो क्या हो जाएगा, मोशन में चेंज कर जाएगा, रेस्ट वाला मोशन में आ जाएगा। या अगर गाड़ी चल रही है, फोर्स लगाएंगे तो रुक जाएगा, तो मोशन से रेस्ट भी हो सकता है। तो ये न्यूटन्स का कौन सा नियम है, सेकेंड लॉ है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है। तीसरा लॉ क्या है, जितना फोर्स इस पर तुम अप्लाई किए हो, उतना ही फोर्स उधर से कोई अप्लाई कर देता हो। मतलब तुम किसी को एक लपड़ मारे हो और वो भी तुमको एक लपड़ घुमा के दे दिया, तो न्यूटन्स का तीसरा नियम है। कौन नियम है, यानी न्यूटन्स का तीसरा नियम है, ठीक है। इधर से भी फोर्स अप्लाइड हुई है, उधर से भी फोर्स अप्लाइड हुई है, तो कौन सा हो गया, यह न्यूटन्स के थर्ड लॉ हो गया। बात समझ में आ रही है। तो अभी हम लोग को देखना है, ये मैं आपको सेकंड वाली चैप्टर में बता चुका हूं, ठीक है, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे निकल जाएगा आपको, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन लॉ में क्या अंतर है। देखो बच्चों, ये कौन सा नियम है, आपको थर्ड लॉ है। मैंने आपको न्यूटन्स की थर्ड लॉ में क्या बोला हूं, थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन, एवरी, यहां पे मैं लिख देता हूं न्यूटन्स की थर्ड लॉ के बारे में, एवरी एक्शन देयर इज मस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया का उल्टा और बराबर प्रतिक्रिया होता है। किसी को तुम गाली दो, अगर वो तुम्हें गाली दे देता है तो समझ जाने न्यूटन्स का तीसरा नियम है। अगर तुम उसको गाली दिए, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, ठीक है, आराम से है, तो क्या हो गया, वह
क्या हो गया? वो सेकेंड लॉ हो गया। लेकिन अगर जो बंदा अगर वहां पे है, तुम भी उसको कुछ नहीं बोल रहे, वो भी तुमको कुछ नहीं बोल रहा है, दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे हैं, तो क्या होगा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। समझने का तरीका है। तो ये क्या बोला है? एवरी एक्शन देयर इज ए मस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का तीसरा नियम है, याद रखना हमेशा। हमेशा अगर एक बॉल है, इस बॉल को आप यहां नीचे की ओर ड्रॉप करते हो और बॉल गेंद है ना, ये बॉल गिरने के बाद अगर उतना ऊपर की ओर उछल जाता हो, न्यूटन का कौन सा नियम होगा? थर्ड लॉ हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बोला है कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कहता है एवरी ऑब्जेक्ट हैव attractive nature to another। बोला है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट के पास अट्रैक्टिव नेचर होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है एक दूसरे के अलावा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा? ऐसा छोड़ दूंगा तो क्या होगा? नीचे की ओर गिर गया। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है? नीचे की ओर या गिर रहा है। तो क्यों गिर रहा है? क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर उसे क्या कर रही है? खींच रही है। तो यहां पे फोर्स अप्लाइड हुई है। तो देखिए यहां पे ये बात क्या था कि प्रत्येक क्रिया का उल्टा एंड बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो ये दोनों टॉपिक किसकी थी? न्यूटन्स थर्ड लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ का, है ना। मैं दोनों आपको डिफरेंस बता रखा हूं, दोनों का क्या क्या डिफरेंस होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रही है। ठीक है, अब यहां पे बात ये होगी, सिर्फ ये जो ग्रेविटेशन है किस चीज पे डिपेंड्स करता है, कैसे डिपेंड करता है? तो ग्रेविटेशन कैसे डिपेंड करता है? जैसे कि सन है ना, सन के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर कट रही है, पृथ्वी के चारों ओर किसकी चक्कर कट रही है ना, सन की चक्कर कट रही है। फिर क्या होती है कि मतलब एक दूसरे की जो परिक्रमा करते रहते हैं। हमारी यूनिवर्स में, हमारे प्लैनेट्स में जितने भी प्लैनेट्स है, ठीक है, कितनी प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है। तो प्रत्येक प्लैनेट्स क्या होती है? सन के चारों ओर क्या करते हैं? सर्कुलेट करता है। तो एक के बीच में दूसरे के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगी होती है। अगर वो फोर्स नहीं लगी होती, ठीक है, तो क्या होता? वो जाके सन पे जाके सब गिर जाता। जैसे कि अगर मैं भी अगर खड़ा हूं तो हमारे नीचे की ओर क्या एक फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। कितना फोर्स लग रही है वो डिफरेंट बात है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, किसी पोजीशन पे रहता है, खड़ा है, बैठा है, किसी भी है, तो वहां पे क्या होती है? फोर्स अप्लाइड होती है नीचे की ओर। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग को देखना है, किस इस पे देखना है? अब हम लोग को देखना है यहाँ पे कि सर अगर कोई फोर्स अप्लाइड की जाती है, फोर्स अप्लाइड की जाती है, ठीक है, यहां पे ध्यान रखेंगे हम लोग, किस बारे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे कि इस चीज को पढ़ने के लिए, है ना, यहां पे पढ़ने के लिए उसके पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है बाबू, वह नीचे की ओर अगर हम उसको गिराते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हमारी पृथ्वी अपनी ओर क्यों खींच लेती है, ये समझना है। कारण यह होती है कि हम जो फोर्स लगाए हुए हैं, हमारे पास जो फोर्स होती है, यह फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ये मैंने आपको बता रखा हूं, मास इनटू एक्सीलरेशन क्या है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होती है? मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी बाई टाइम होती है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होती है। ये सारा इक्वेशन मैं आपको सेकंड वाली चैप्टर में बता रखा हूं। इसलिए यहां से फोर्स का यूनिट निकलेगा क्या? न्यूटन। क्या निकलेगा? यह न्यूटन। न्यूटन। आखिर कभी कोई पूछेगा आपसे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूटन साहब ने ही इसका थ्योरी को दिए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की बात करते हैं तो ये देखिए, मास का क्या होता है? केजी। एक्सीलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारा चीज मैं आपको फर्स्ट वाले लेक्चर बता चुका हूं, फर्स्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, अब यहां पे मैंने बोल रहा हूं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर ड्रॉप करता हूं तो वो पृथ्वी अपनी ओर क्यों खींच लेती है, ये सोचना है यहां पे। इसलिए खींच लेता है कि देखिए, ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक और ऑब्जेक्ट है, या फिर एक ऑब्जेक्ट में लेता हूं। हमारे पास प्लेन एक्सिस एरिया कितनी है? 2 है। एक y है, एक x है। ओके, अब x वाली डायरेक्शन को मैं क्या बोलता हूं? हॉरिजेंटल प्लेन बोलता हूं, इसे मैं वर्टिकल प्लेन बोलता हूं।
ओके अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को अगर इस सरफेस पे रखा गया है और इसे मोशन कराया गया है, आगे की ओर धक्का दिया गया है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, जैसे कि अगर अपन चल रहे हैं, साइकिल चल रही है, गाड़ी चल रही है, हवा में नहीं उड़ रही है, वह सिर्फ अपनी सतह पे चल रही है, सरफेस पे चल रही है, तो वह कौन डायरेक्शन हुआ? हॉरिजेंटल प्लेन हुआ। लेकिन हवाई जहाज क्या है? ऊपर की ओर मूवमेंट कर रही है, पतंग क्या है? ऊपर की ओर मूवमेंट कर रही है, तो वो कौन से एक्सिस हुआ? वाई एक्सिस हुआ, वो वर्टिकल प्लेन हुआ। तो हॉरिजेंटल प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर चलती हो, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? एक्सीलरेशन। क्या यूज करेंगे? एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। बात समझ में आ गई? कैसे से डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। इसीलिए यहां पे फोर्स बराबर क्या बन जाता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, बात समझ में आ रही है? अब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया हम, या फिर इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया, तो यहां पे जैसे अगर क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 5 केजी का मास है, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, बताइए फोर्स कितना होगा? तो मास इंटू एक्सीलरेशन, 5 टू 10, 5 टू 10 न्यूटन फोर्स लगा है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे ऊपर की ओर फेंकूंगा तो पूछेगा कि बताइए यहां पे फोर्स कितना लगेगा। तो यही चीज को मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि हॉरिजेंटल प्लेन पे एक्सीलरेशन जो होता है ए यूज करते हैं हम लोग कहां पे? हॉरिजेंटल प्लेन पे यूज करते हैं। लेकिन जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो ए की जगह मुझे क्या यूज होता है? जी। क्या लगाना होता है? जी, स्मॉल जी। वो क्या था? कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। उसकी वैल्यू क्या था? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। लेकिन यहां पर मैं क्या यूज करूंगा? जी। आखिर ये जी क्या है? तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वो जी क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। ठीक है, ये हो गया आपको। यहां पे स्मॉल जी जो है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये लगाना होता है आपको। ठीक है क्या? है ना? ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाइएगा। फिजिक्स में आप लोग पहले आराम से कंसेप्ट पहले समझना शुरू कीजिए, नहीं तो आगे चल के फिजिक्स सारे चीज में रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले आपको समझना है। ठीक है, ये 2 चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, उसमें इसमें ज्यादा क्लियर कर दिया हूं मैं आपको। ठीक है, तो यहां पर एक्सीलरेशन आप देख लीजिए, ये जी को हम कब यूज करेंगे? वर्टिकल प्लेन में। ओके, बात समझ में आ रही है? ये एक्सीलरेशन जो होता है, ये जो होता है, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं कि हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन चेंज करेगा। ए जो है चेंज करेगा, लेकिन जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसकी मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल के पर्पज से इसे किसी बुक में 10 लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूमेरिकल बनाने के लिए। मैं आपको बात करूंगा आगे चल के, लेकिन इसकी वैल्यू 9.8 होती है। कहां से आएगी वैल्यू? मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? स्मॉल जी को बोलते हैं। अब कभी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी? क्या बोलोगे आप बोलोगे सर कैपिटल जी इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज ए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर कैपिटल जी की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, इसकी वैल्यू होता है सर 9.8 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? तो ये बात आप बताओगे। ठीक है, तो यहां पे बता रखा मैंने आपको इसी से। अब देखो, अगर आपको ये फाइंड करना है, जी की वैल्यू को फाइंड करना है, जी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हो? मैंने थोड़ा सा आपको हिंट्स यहां पे दे देता हूं। ठीक है, ये लिख लिया आप लोग, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है। लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू को मैंने आपको फाइंड करने बताता हूं। यहां पे लिखिए आप लोग रिलेशन बिटवीन वैल्यू, नॉट रिलेशन, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, यहां पे गौर करना है। देखो, मैंने बताया था आपको कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, कितना? मास इनटू एक्सीलरेशन।
हाँ कौन क्लास है ये? 9 क्लास है। अच्छा 9 क्लास का क्लास चल रहा है, कब से? कल से। वाह बहुत अच्छा। देखो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रही है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये मास इनटू एक्सीलरेशन जो है ये लीनियर फोर्स है। कैसी फोर्स है? लीनियर फोर्स है। अगर आपको बात करेगा ये वर्टिकल फोर्स पे, किस पे बात करेगा? वर्टिकल फोर्स पे, तो ये जो एफ है ये चेंज कर जाता है डब्ल्यू में। और डब्ल्यू क्या होता है? ये भी फोर्स है आपकी, लेकिन इसे बोला जाता है वेट। क्या कहते हैं इसे? हम वेट कहते हैं। मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, बट ये क्या हो गया? आपको वेट हो गया। और वेट इज इक्वल टू लिखा जाता है बाबू एम, और एक जगह पर क्या हो जाएगा? जी, एम जी। तो किताब में आपका लिखा हुआ रहेगा W इक्वल टू एम जी, W इक्वल टू एम जी। जबकि ये भी फोर्स ही है, ये भी फोर्स है, लेकिन यहां पे F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आपको यूज करेंगे किसमें? हम हॉरिजॉन्टल में। लेकिन मैं क्या पढ़ रहा हूं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है? वर्टिकल। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन वाले को। तो ये हो गया मेरा वर्टिकल। क्या होता है? वर्टिकल। क्लियर हो गया? अब देखो इस चीज को मुझे फाइंड करना है, तो पहला इक्वेशन को मैं ले लेता हूं किस चीज को? सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कितना फोर्स लग रही है? मेरे पास फोर्स इस पे लग रहा है, मेरे पास mg फोर्स लग रहा है। अब देखो, अब ये हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट एक हमारे पास क्या है? अर्थ है। एक ऑब्जेक्ट देखो यहां पे ले लिया मैं, इस पे कितना फोर्स नीचे की ओर लग रहा है? नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है। वेट किसे कहेंगे? वेट मतलब क्या होता है? वेट लग रहा है इस पे, इसकी वेट कितना है? मास मत बोलना, मास क्या होता है, वेट क्या होता है बताऊंगा, चिंता मत करो। इस पे वेट कितना, फोर्स कितना लग रहा है? mg लग रहा है। वेट क्या होता है? फोर्स होता है। मास कभी फोर्स नहीं होता है। मास जैसा कि अगर हमारे 50 केजी मास है, ठीक है, और वेट कितना है? तो वेट 50 गुने कर देंगे 10, हम जी की वैल्यू गुना कर देंगे, हमारा वेट उतना हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की मास जो होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का 40 केजी मास है, पूछेगा वेट कितना है इसका है, जैसे कि नॉर्मल भाषा में बोल देता है कि इसकी वजन, इसकी वेट कीजिए, वजन कीजिए। तो आप लोग जाते हो, सपोज चावल लेके जाते हो, कुछ भी लेके जाते हो, दुकान लेके जा रहे हो उस्मान में, तो वहां पे वेट करने के लिए बोलते हो तुम। तो वेट करने के लिए अगर बात करोगे तो 50 केजी अगर चावल है तो उसके साथ गुना कर दो 10 केजी, और 10 और गुना कर दो 500 हो जाएगा वो। तो 500 केजी लेके गए हो, नहीं, वो मास तुम किए हो, मास को वजन कीजिए आप, वेट वजन नहीं कीजिए। वेट मतलब क्या होता है? वेट मतलब mg, एम मतलब क्या? मास, और जी की वैल्यू में बताया था आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमारे मासेस है। ये क्या हमारे पास है? अर्थ है, मास ऑफ अर्थ, और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए क्या आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, F इक्वल टू जी एम मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हो गया। देखो अब क्या मैं फोर्स बराबर में कितना लिख सकता हूं? mg लिख सकता हूं। mg इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहां से ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब देखो जी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाई हो गया ये क्या? रेडियस स्क्वायर। यहां से आपको स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करना है। स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करना है, जल्दी से लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसकी वैल्यू क्या क्या होती है। हो गया? अब देखिए, आ जाइए। अब देखो बाबू यहां पे कैपिटल जी की वैल्यू कितना था? 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू था। मास ऑफ अर्थ कितना होता है ये फाइंड कीजिएगा। मास ऑफ अर्थ जो होता है ये 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 केजी होता है। 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 केजी। हमारी पृथ्वी की मास इतना है, पृथ्वी की वजन इतना है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर हमारी पृथ्वी की रेडियस है। इसको हम चेंज करेंगे, अगर किसी में हम चेंज करते हैं तो आपको चेंज करता हूं मीटर में, तो कितना हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा।
64 इतना हो जाएगा 10 टू दी पावर या 3 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहां से अगर हम इसको ये लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो 64 इंटू 10 टू दी पावर 5, 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये मीटर आ गया। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे क्या करो, बैठा दो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 डिवाइड बाई हो गया 64 इंटू 10 टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू को आप फाइंड करोगे, ये जो वैल्यू को आप निकाल कर मुझे बताओगे कल, ये वैल्यू आपको आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें इसकी आंसर आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो यहां से आप फाइंड द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी निकाल चुके हो, स्मॉल जी की वैल्यू निकाल चुके हो। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसकी वेट कितना है, mg वेट है, और ऑब्जेक्ट को पृथ्वी किसके साथ अगर हम रिलेशन करते हैं तो फिर है ना, हमारी अर्थ की मास जो होती है इतनी मास दे रखा है, रेडियस ऑफ हमारी अर्थ इतना है, ये वैल्यू को वहां पुटअप करेंगे, जहां से स्मॉल जी की वैल्यू निकल जाएगा 9.8 समथिंग आएगा, बट हम लोग वैल्यू क्या लेंगे, 9.8 लेंगे। ओके, क्लियर हो गया? तो ये चीज आप देख लिए हो, ठीक है, समझ में आ गया बात सबको? चलिए लिख लीजिएगा इससे आप, ठीक है, वीडियो का पॉज करके इस चीज को डेरिवेशंस बना लीजिएगा। ये डेरिवेशंस पूछता है, ये डेरिवेशंस क्या करता है, पूछता है, ठीक है। मैं फिर भी यहां पे बोल देता हूं आपको कि स्मॉल जी, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आपको रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी एंड स्मॉल जी की रिलेशन क्या है, कैपिटल जी और स्मॉल जी की रिलेशन यहां पर क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं। फर्स्ट में यहां पे लिख दीजिए कैपिटल जी, इधर लिख दीजिए आप स्मॉल जी। इसकी जो वैल्यू होता है बच्चों, वैल्यू कितना हो रहा है, पहले यूनिट लिख दीजिए। इसकी यूनिट जो है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, इसके जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बात समझिएगा। इसकी जो वैल्यू होता है जी का 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। ओके, इसकी यूनिट यहां पर लगा लीजिएगा। इसकी जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट लिख दो यार, ऐसा मत तुम सोचना कि ऐसा लिखा हुआ, ये यूनिट यहां लिख लीजिए। ओके, ध्यान रखिएगा। अब ये जो वैल्यू है, ये कैपिटल जी जो है रिमेन कांस्टेंट, बट ये वैल्यू जो है इट मे बी वेरिएबल, ठीक है। ये क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। पृथ्वी के ऊपर नीचे जाओगे तो ये क्या करेगा, वेरीज करेगा, ठीक है। कैसे वेरीज करेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। यहां पर अगर आप लिखना है लिख दो अप डाउन एंड, है ना, सॉरी अपवार्ड लिखना है, नॉट अप डाउन, अपवार्ड एंड डाउनवार्ड। ऊपर की ओर जाने में और ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर आने में भी इसकी वैल्यू को क्या करता है, यह वैल्यू चेंज करता है। ओके, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। तो ये मैं बता दिया आपको, मैं इसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे बोला जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। ये समझ में आ रही बात? चलिए जल्दी लिखिए इस चीज को। हो गया? अब देख लीजिए, ये वाली जो है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये जो है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पे आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी लेक्चर आपको बता रखा हूं एक बार, लेकिन आप कंफ्यूज यहां पे ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता हो, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। स्केलर क्वांटिटी किसे बोला जाता है, ये पहली वाली चैप्टर में पढ़ना है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी मींस द ऑब्जेक्ट विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर क्वांटिटी उसे बोला जाता है द ऑब्जेक्ट विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल पे समझा देता हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां पे हमारे पास एक पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, या बी पॉइंट है। देखिए आप गौर कीजिए, अगर मुझे यहां से पॉइंट इस पॉइंट पे जाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? हमारे पास दो तरीका है। तरीका यह है यहां से मैं सीधा जा सकता हूं, या फिर मैं थोड़ा सा इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, यहां से घूमते हुए, मतलब आकर लेते हुए चारों तरफ घूमते हुए लोग आ सकते हैं। ठीक है, बात समझ। जैसे कि सपोज अगर आपको कोई मार्केट जाना है तो मार्केट आप रास्ते से डायरेक्ट आप यहां से शॉर्टकट निकल सकते हो। आप किसी से पूछोगे मार्केट मुझे जाना है तो वो बोलेगा पहले वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वो घूम के फिर वहां आना पड़ेगा। देखो ये क्या होता है, कभी कभी तुम अननोन जगह पे जाओगे तो किसी से रास्ता पूछोगे तो वो तो बहुत ज्यादा घुमा देता है। तो वही बोला गया, इसमें भी डिस्टेंस कवर किया, इसमें भी डिस्टेंस कवर किया, दोनों दूरी तय की गई है। लेकिन ये कौन सी दूरी है? ये हमारा शॉर्ट लेंथ है, शॉर्ट लेंथ है। और ये कैसी लेंथ है? लॉन्ग लेंथ है। लॉन्ग लेंथ को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया हूं वीडियो वाले लेक्चर में। क्या है? डिस्टेंस। और इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस किसे कहेंगे? कोई बोलता है कि मैंने बहुत डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस मतलब क्या? जो लंबा दूरी तय की हो। अब मुझे जाना है, यहां से वहां जाना है, तो यहां से मैं डायरेक्ट वहां जा सकता हूं। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, एकदम शॉर्टेस्ट लेंथ को। तो देखिए, अब देखो बच्चों, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन है? कोई डायरेक्शन है? नहीं है। ये सिर्फ दूरी तय किया है। कभी इधर जा रहा है नॉर्थ की ओर, कहीं वेस्ट की ओर, कभी साउथ की ओर, फिर बेचारा वहां घूम रहा है। इसका मतलब है ये कैसी क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दूरी है, डिस्टेंस है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को देखो तुम, इसके पास डिस्टेंस भी है, सॉरी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो क्या बोलेंगे हम? ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग सब। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी बेसिक पॉइंट है मैंने आपको दे रखा हूं, बेसिक पॉइंट मैंने आपको दे रखा हूं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बन जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम लोग न्यूमेरिकल वाली लास्ट वाले सेशन करेंगे। अभी मैं आपको थ्योरी दे रहा हूं, कैसे कैसे थ्योरी क्या पढ़ना होता है। तो सिर्फ आप जाकर नोट्स को तैयार कीजिए, नोट्स बनाने के बाद आप बुक को फॉलो कीजिए, क्या क्या पढ़ना है, और उस चीज को पहले आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात है, फिजिक्स में आपको याद ज्यादा नहीं करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। जितनी हो सके तो आपको कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। ओके, आज की हमारे पास ये लास्ट टॉपिक रहेगा किस किस के बारे में? फ्री फॉल ग्रेविटी के बारे में। फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग ग्रेविटी, फ्री फॉलिंग ग्रेविटी। फ्री फॉल ग्रेविटी किसे कहा गया है? अब ये समझना है। अब हम लोग अपने मुकाम पे पहुंच रहे हैं। जितने सारे टॉपिक है, लेक्चर है, मैं वहां पे बात कर रहा हूं आपको मैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना है फ्री फॉल ग्रेविटी किसे कहा गया है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस से, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो हमेशा याद रखना, ग्रेविटेशनल की जब भी बात होगी कुछ हाइट की बात होगी, दो मासेस के बीच की बात होगी। मैंने आपको बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स वहीं लगती है जहां पे दो मास होनी चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स वहीं लगती है जहां पे दो पोल होना चाहिए, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहीं लगती है जहां पे दो चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा? दो मास के बीच में लगेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास, जैसे हमारे पास एक मास है, ये ऑब्जेक्ट है 5 ग्राम का है, अगर इसको मैं छोड़ भी देता हूं तो अब सोचो कि सर इसको कौन खींचा अपनी ओर? पृथ्वी। पृथ्वी से बड़ा कोई मास ही नहीं है। पृथ्वी की मास कितना है? 6 × 10⁻24 kg। सोचो, मतलब कि कितना केजी है, समझ रहे बात? इतना केजी है उसको। अब देखिए यहां पे फ्री फॉल ग्रेविटी किसे कहा गया? फ्री फॉल कहते हैं जब कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पर से गिराया जा रहा है। सपोज ये हमारी पृथ्वी है,
यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ इसकी कुछ हाइट है, हाइट पर से गिराई जा रही है। तो पृथ्वी को कुछ हाइट पर से गिराई जाती है तो बहुत सारी कंडीशंस होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में या फिर मैंने मोशन वाली चैप्टर में बता चुका हूं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कौन कौन सी कंडीशन होती है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि सेकंड वाली चैप्टर के बिना तुम फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड लेक्चर को आप जाके पहले देखो उस चीज को, ठीक है। और थोड़ा सा इस चैनल को शेयर भी कर दो, ओके। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो होती है ये हमारे पास यू क्या है, यू जो है इनिशियल, फिर मुझे बताना पड़ रहा है, मैंने पहले ही बता चुका हूं, इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ये क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, लेकिन हम लोग यहां यूज करेंगे ग्रेविटेशन, तो इसकी एक्सीलरेशन क्या होगा, g, इसमें क्या यूज करेंगे, g, ठीक है। एस क्या है, एस डिस्टेंस है, लेकिन हम लोग वर्टिकल प्लेन पे बात करेंगे तो डिस्टेंस की जगह हम क्या लगाएंगे, एच, एच मतलब हाइट, इसके जगह हम क्या यूज करेंगे, एच, हाइट, ओके। मैंने आपको इक्वेशन बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, यहां पे पॉइंट को नोट कीजिएगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसकी u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना शुरू किया तो पहला तो उसका इनिशियल क्या हुआ, 0 हो गया। ये पॉइंट को आराम से नोट कीजिएगा। दूसरी पॉइंट मैंने बताया था आपको, कोई भी बॉडी मैक्सिमम हाइट पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट पहुंच जाता है, उस समय फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बता रखा हूं, अभी थोड़ा सा मैं डील करूंगा आपको। उसके बाद मैंने बताया था एक्सीलरेशन जो है, अगर टाइम के साथ में अगर आगे की ओर फॉरवर्ड कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। ये क्या हो गया, फॉरवर्ड, इसको लिख लो अगर नहीं लिखे हो आप तो, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसे आप उस लेक्चर को जाकर देखो। अगर एक्सीलरेशन हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में है, जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं, सडनली मुझे ब्रेक अप्लाई करना पड़ गया, तो साइकिल होती है, गाड़ी है, बस है, किसी में तुम चल रहे हो तो वो क्या करता है, पीछे की ओर जर्क लगाता है। आगे तुम सडनली अगर ब्रेक अप्लाई करोगे तो पीछे की ओर जर्क लगाएगा, पीछे की ओर जो जर्क लगाता है उसके हम एक्सीलरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, यहां नेगेटिव होगा। जब ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा तो उस टाइम एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब कंडीशन में बता रखा हूं, मैं फिर से ऐसे बता देता हूं कि अगर वो लेक्चर को नहीं देखे होंगे थोड़ा समझ लीजिए आप, ठीक है। अब हम लोग को देखिए, यहां पे देखना यह है, आपको मैं इक्वेशन, मोशन का इक्वेशन बताया था, मोशन इक्वेशन बताया था। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस AT, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन मैंने क्या बताया था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन क्या बताया था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों मोशन का इक्वेशन है, तीनों मोशन का इक्वेशन है। अगर अभी मैं बात करूंगा किस चीज पे, ग्रेविटेशन पे बात करूंगा, तो ग्रेविटेशनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरे पास, पहला समझना, पहला देखो, फर्स्ट में बन जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस a की जगह क्या हो जाएगा, g, क्या हो जाएगा, u प्लस gt, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, s की जगह पर क्या यूज करेंगे, h को, हाइट को, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये इक्वेशन बन रहा है ग्रेविटेशन में, जबकि ये सेकंड चैप्टर में ये है पढ़ना, थर्ड में इसके बारे में पढ़ना, बात बराबर ही है, बट वहां पे a ले रहा है हॉरिजॉन्टल पे, g ले रहा है यहाँ पे वर्टिकल पे। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये तीनों बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे कोई कंडीशन है, कंडीशन क्या है, नोट पे बना के डालिएगा। यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, नोट में लिख देता हूं। अगर यहां पे u अगर हमारा, फर्स्ट केस में लिखता हूं, फर्स्ट केस में u अगर हमारा 0 है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे पकड़े हुआ हूं,
अभी तो ये रेस्ट में है, इसको मैं छोड़ दूंगा। तो u क्या हुआ था उस टाइम में, 0 था। तो जब u 0 होगा तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, v इक्वल टू जी टी, क्योंकि u बराबर 0 हो गया। यहां क्या बन जाएगा, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u बराबर 0 तो टी भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहां क्या बनेगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये इक्वेशन बन जाएगा कब, जब ऑब्जेक्ट को रेस्ट से गिराया गया है। जैसे कि तुम छत पे जाओगे, अपने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ोगे, बॉल है, बुक है, किसी चीज को पकड़ो तो क्या है, रेस्ट में है। अब तुम उसको छोड़ दो, तो छोड़ा तब तो मोशन होगा ना, लेकिन उसके पहले क्या था, रेस्ट में था, तो उस टाइम क्या होता है, u 0 होता है। लेकिन अगर हमारा नॉर्मल इक्वेशन की बात करेंगे कि सर हमारा पहला वाला ही ऑब्जेक्ट हमारा मोशन कर रहा है, इतना बताइए क्या होगा, तो आप ये लगा सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन देगा कि हमारा इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, तो ये आराम से शॉर्टकट मेथड लगा देना। चलो अब यहां पे दूसरी केस डाल दो, यहां पे दूसरा नोट में डाल दो, यहां पे ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट में ये डालो, दूसरा पॉइंट में ये डालो कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट को वेन, मैं लिख देता हूं वेन ऑब्जेक्ट, पहले इसको लिख लो जल्दी सब, जल्दी लिख लिया तुम लोग सब। हो गया, वेन ऑब्जेक्ट थ्रॉन अपवार्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है बाबू, इसे क्या करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे उस टाइम, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो उस टाइम जी की वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा। याद करना क्या होगा, माइनस में। अब बताओ तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। यहां क्या बन जाएगा, h इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। यहां क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। बस कुछ नहीं करना है, ठीक, कुछ नहीं करना। आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्लियर हो जाएगी, बस इसको आप लिख के रखो, ठीक है। इधर मैं साफ कर दे रहा हूं। अब देखो तीसरा पॉइंट में यह है, तीसरा पॉइंट में यह है कि व्हेन ऑब्जेक्ट ड्रॉन डाउनवर्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, उस समय जी के वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा तो यही वाला इक्वेशन तुम्हारा पूरा बन गया, यहीं पे पूरा बन गया। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जितनी वैल्यू ये लगा दो, ये पूरा इक्वेशन यहां बन गया। लेकिन जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यह माइनस में हो जाएगा। तो आज की सेशन आपको यही था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया किस के बारे में, रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड है ना, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। उसके बाद मैंने बताया रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता रखा था उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों की रिलेशन क्या होगा, आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने बताया फ्री फॉल ग्रेविटी के बारे में। फ्री फॉल ग्रेविटी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप की जाती है या फिर नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, उसकी इक्वेशन में चेंजमेंट होता है। उसके बाद मैंने आपको मोशन की इक्वेशन पर लेकर तीनों को बता दिया हूं कि कब यहां पर कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको क्या बताऊंगा, ठीक है, कल मैंने बताऊंगा आपको इस पे कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा। कल मैं आपको मास एंड वेट के ऊपर बताऊंगा, मास एंड वेट क्या होता है, फिर प्रेशर, बायोंसी वगैरह है, 1-2 क्लासेस और भी चलेगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइज।